दिल्ली सरकार में ने अभी एक साल में क्या क्या अचीव किया? कि सबसे पहला अचीवमेंट अगर सरकार का है तो वो है कि सरकार उपस्थित है। मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक गण जनता के बीच में है। मुख्यमंत्री का दफ्तर जब हमने पहले दिन खोला दिल्ली सचिवालय में, उसमें इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। आज वो दफ्तर बंद ही नहीं होता। तो फिर उसके दिल्ली वाले अलावा आगे प्रोटेस्ट क्यों करते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है? उस प्रोटेस्ट में जो नारे लग रहे थे वो तो नक्सलवाद के नारे थे, वो तो हिडिंबा के नारे थे, वो तो अफजल गुरु के नारे थे। उसमें कहाँ पोल्यूशन का नारा था? पॉलिटिकली मोटिवेटेड था पूरा। तो प्रदूषण को लेके आप लोग क्या किस तरह से इसको टैकल करने का प्लान बना रहे हैं? पॉल्यूशन को आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 हिस्सों में डेफिनेटली टैकल करना पड़ेगा। आज हम दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासतौर पे हमारी जो बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक जो संख्या है वो दिल्ली में लेके आ रहे हैं। आपको दिख गई होंगी ईवी बसें, देवी बसें जो दिल्ली में चलने लगी हैं। पहले भी चल सकती थी, वो क्यों नहीं चली इतने साल, 10-11 साल पहले क्यों नहीं कहते हैं चली? कि क्लियरेंसेस नहीं मिलती थी, डबल इंजन सरकार नहीं थी। खाली अपना शीश महल बनाने की क्लियरेंस मिलती थी और किसी चीज की क्लियरेंस नहीं मिलती थी। जो काम पिछले 11 साल में नहीं हुए वो 11 महीने में हुए। जो लोग आज पानी की बोतल लेके घूम रहे हैं, नवीन जी की पानी गंदा, 11 साल अपनी सरकार में तो दारू की बोतल लेके घूम रहे थे। अद्दे के साथ अद्दा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। तो पिछली सरकार के 5 काम बता दें पॉल्यूशन कम करने के। सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि थोड़ा डेटा फजिंग हो रही है। अपने कुछ बताएंगे यमुना कितनी साफ हुई? स्वयं गृह मंत्री जी हर महीने इसकी मीटिंग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसका रिव्यू कर रहे हैं। गवर्नर साहब कुछ रोकते नहीं है? कभी भी नहीं रोकते थे। जिन्हें काम नहीं करना उनके 100 बहाने चाहिए। अभी आप बॉम्बे गए, वहाँ पे आपने क्या बुरखे पे बोल दिया, कुछ बोल दिया? नहीं, मैंने बुरके पे नहीं बोला। मैंने बुरके पे उठे सवालों का जवाब दिया। और वैसे मियाँ ने बोला कि एक दिन बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो मैंने खाली उनको आईना दिखाया। कोई वीडियो डाला है आतिशी का, वो कह रहे हैं डॉक्टरेट वीडियो है। मिस्टर 420 के साथ ये मिस 9211, ये जो कॉम्बिनेशन आम आदमी पार्टी बना रही है केजरीवाल और आतिशी का, उसके ये पाप नहीं छुपा सकते। आपने जो गुरुओं का अपमान किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, स्पष्टीकरण देना चाहिए था। तो आप लोगों ने कई इलेक्शंस के दौरान प्लैंक उठाए, शीश महल लिए, लेकिन अब तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं करता। और आप उसका कर क्या रहे हैं? जिस दिन शीश महल लोगों ने देख लिया, उस दिन अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी रहने की जगह नहीं मिली। सर, ये भी है कि पटाखे जलने दिए तो पोल्यूशन, अब इससे हालत और बुरी होगी। कुछ लोगों को केवल दिवाली का पटाखा चुभता है, शबे रात का नहीं चुभता है, न्यू ईयर का नहीं चुभता है, अपनी खुद की बारात का नहीं चुभता है, लेकिन दिवाली का पटाखा चुभता है। तो जिनको चुभता है उनके आंसू पोंछने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कपिल जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। कपिल जी इस समय दिल्ली के एक बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैंडल्स कर रहे हैं और काफ़ी नई सौगातें भी अभी हमने देखा। बॉम्बे में आप थे, क्रूज की देखा। और आज हम बात करेंगे दिल्ली सरकार में ने अभी एक साल में क्या क्या अचीव किया, थोड़ा बताएं उसके बारे में, और क्या नहीं किया। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहला अचीवमेंट अगर सरकार का है तो वो है कि सरकार उपस्थित है। मुख्यमंत्री और मंत्री और विधायक गण जनता के बीच में है। ये उपस्थिति दिल्ली की जनता ने मिस की है लगभग पिछले 12-13 साल। कोई मिलता नहीं था, मंत्रियों के दरवाजे बंद थे, मुख्यमंत्री का दरवाजा बंद था। जनता ढूंढ रही थी कि किसके पास जाएं, अपनी शिकायतें किससे कहें। और दिल्ली की जो दुर्गति हुई थी, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो सीवर की बात हो, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो पॉल्यूशन की बात हो, चाहे वो स्कूलों की हालत हो, अस्पतालों की हालत हो, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा गया, बर्बाद किया गया, उसके बाद उस पर मरहम लगाने का काम, रिपेयर का काम, वो काम बिल्कुल एक दिशा में जा रहा है। और उसके इस नींव के ऊपर दिल्ली के निर्माण का कार्य किया जाएगा। और मुझे लगता है कि 1 साल के बाद अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो मैं ये संतुष्टि के साथ कह सकता हूं कि सरकार का हर विभाग अपने रास्ते पर चल चुका है। पहला काम डेफिनेटली गड्ढों को भरने का है, और वो गड्ढे हर विभाग में हैं। वो गड्ढे ट्रांसपोर्ट में भी हैं, वो गड्ढे सड़कों पर भी हैं, वो गड्ढे हेल्थ मॉडल में भी हैं, वो गड्ढे एजुकेशन मॉडल में भी हैं। तो वो गड्ढों को भरने का काम सरकार कर ही रही है। और इसके ऊपर जो भव्य दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, ग्लोबल सिटी का जो निर्माण है, उसके लिए हम संकल्पित हैं और दिशा सही है। बट सर, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं उपस्थिति है, क्या उपस्थिति काफी है? उपस्थित तो उनके लोग भी रहते ही थे, मोहल्ला क्लिनिक है, ये है। आप तो पहले खुद भी उनके साथ काम कर चुके हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैंने ये नहीं कहा कि केवल एकमात्र उपलब्धि ये है। मैंने कहा कि ये परिवर्तन है। पिछली सरकार जनता से कटी हुई थी, ये सरकार जनता के बीच में है। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री का दफ्तर जब हमने पहले दिन खोला दिल्ली सचिवालय में, उसमें इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई थी। कुर्सियों पे, टेबलों पे, अलमारियों पे जाले लगे हुए थे और लोगों ने कहा दफ्तर खुलते ही नहीं है। आज वो दफ्तर बंद ही नहीं होता। आज मुख्यमंत्री का दफ्तर, आप और आपके पास भी वो सूचना आई है कि मीडिया 11-11 बजे तक सचिवालय के बाहर है। 11-11:30 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय से निकल रही है रात को, सुबह से दफ्तर में बैठी हैं या फिर जनता के बीच में जन सुनवाई होते हुए शायद 10 या 11 साल के बाद
जन सुनवाई हो रही है जिसमें मुख्यमंत्री या मंत्री लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। तो इसको मैंने कहा कि ये एक परिवर्तन है। तो फिर उसके दिल्ली वाले अलावा आके प्रोटेस्ट क्यों करते हैं कि प्रदूषण बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर फिर एक्शन क्यों होता है देखिए, उस तरह? प्रोटेस्ट की अगर हम बात नहीं करें तो उस प्रोटेस्ट में प्रदूषण के नारे तो लग नहीं रहे थे। उस प्रोटेस्ट में जो नारे लग रहे थे वो तो नक्सलवाद के नारे थे, वो तो हिडिंबा के नारे थे, वो तो अफजल गुरु के नारे थे। उसमें कहाँ पॉल्यूशन तो का ये नारा आपको था? पॉलिटिकली मोटिवेटेड था पूरा? अगर किसी को 13 पिछले साल तक जिनको पॉल्यूशन का प्रोटेस्ट याद नहीं आया, उनको 6 महीने में पॉल्यूशन का प्रोटेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा पॉल्यूशन समस्या नहीं है, बहुत गंभीर समस्या है, गंभीरतम समस्या है और बहुत ही गंभीरता से इसका समाधान भी आवश्यक है और दिल्ली वाले और सरकार मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली की जनता को मालूम है कि ये समस्या का समाधान होने में समय लगेगा। सरकार की गंभीरता दिखाई दे रही है, प्रयास दिखाई दे रहे हैं, प्रयास सफल भी होंगे, असफल भी होंगे, लेकिन सरकार एक दिशा में चल रही है। पर ये प्रोटेस्ट जो है और उस प्रोटेस्ट के नारे जो हैं, वो नारे वो मानसिक पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, वो एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है और उसका इलाज जहां पर नक्सलवादी हैं वहां पर तो समाप्त हो ही रहे हैं। ये जो जिनके दिमागों में अभी बचा हुआ है ना आतंकवाद, नक्सलवाद, उसका भी पूरा इलाज होना ही है। तो प्रदूषण को लेके आप लोग किस तरह से इसको टैकल करने का प्लान बना रहे हैं? देखिए, कल ही मुख्यमंत्री जी ने उसका डिटेल एक उसके ऊपर चर्चा भी की थी। मैं आपको सरकार की तरफ से ये कह सकता हूं कि पॉल्यूशन को आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 हिस्सों में डेफिनेटली टैकल करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आपके गड्ढे सारे भर जाएं, डस्ट सड़कों से खत्म हो जाए, ग्रीन कवर हमारा बढ़ जाए, इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर दें, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म है और इसमें हम कर भी रहे हैं। आज हम दिल्ली का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, खासतौर पे हमारी जो बसें हैं उनको इलेक्ट्रिक, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक जो संख्या है वो दिल्ली में लेके आ रहे हैं। आपको दिख गई होंगी ईवी बसें, देवी बसें जो दिल्ली में चलने लगी हैं। पहले भी चल सकती थी, वो क्यों नहीं चली इतने साल, 10-11 साल क्यों पहले नहीं कहते हैं चली? कि क्लियरेंसेस नहीं मिलती थी, डबल इंजन सरकार नहीं थी। खाली अपना शीश महल बनाने की क्लियरेंस मिलती थी और किसी चीज की क्लियरेंस नहीं मिलती थी। और क्लियरेंस मिलती नहीं थी तो कुर्सी पे बैठने का इतना लालच किया था 11 साल तक, अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे तो। लेकिन सवाल ये है कि जो काम पिछले 11 साल में नहीं हुए वो 11 महीने में हुए। छठ पूजा हुई, नई बसें आई, ये सड़कों के गड्ढे बढ़ने लगे, कूड़े का पहाड़ घटने लगा, ये इतनी सारी आयुष्मान जैसी योजना लागू हो गई, ये केवल 11 महीने में हो गए। आप 11 साल में इसमें से एक भी नहीं कर पाए और आज आप, जो लोग आज पानी की बोतल लेके घूम रहे हैं, नवीन जी की पानी गंदा, 11 साल अपनी सरकार में तो दारू की बोतल लेके घूम रहे थे, अद्दे के साथ अद्दा फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। जब अगर ये पानी की बोतल लेके अगर इनके मंत्रीगण खड़े होते तो आज इतनी बड़ी समस्या तो नहीं होती। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, पिछली सरकार के 5 काम बता दें पॉल्यूशन कम करने के, 5 काम ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ, कोई 5 काम बता दो। बट सर, एक आरोप ये भी लग रहा है कि थोड़ा डेटा फजिंग हो रही है, पानी स्प्रिंकल कर दिया गया है जहाँ पे मीटर्स होते हैं, मतलब ऐसा आरोप है। ठीक है, आप ये, मैं तो कहता हूं कि जो आरोप लगा रहे हैं वो ये बताएं कि 5 काम बता दें अपने पूरे कार्यकाल के पॉल्यूशन कम करने के लिए, और आपने 5 काम भी नहीं किए तो आप किसी सरकार के प्रयासों के ऊपर भी आप मजाक उड़ा रहे हो। कोई कोशिश कर रहा है उसका भी मजाक उड़ा रहे हो। सड़कों की क्लीनिंग होने लगी ना, धुलाई होने लगी ना, नालों की सफाई में, नालों में मशीनें जाके सफाई करती हैं, पहली बार दिल्ली ने देखा है। क्यों नहीं चलती थी इससे पहले मशीनें? ये आधुनिक मशीनों से सड़कों की धुलाई होने पहली बार दिल्ली देख रही है। मुख्यमंत्री स्वयं जाके बोल रही है ये गड्ढा भरो, यहाँ से कूड़ा हटाओ, पहली बार दिल्ली देख रही है। यमुना के किनारे पिछले 11 महीने में पूरी कैबिनेट जितनी बार गई है उतना पिछले 30 साल में दिल्ली सरकार नहीं गई थी। तो अब आप बोलो यमुना का पानी साफ नहीं हुआ, ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, लेकिन प्रयास चल रहे हैं, एक दिशा में है और सुनियोजित है, उनके रिजल्ट भी आने शुरू हो चुके हैं। अपने कुछ बताएंगे यमुना कितनी साफ हुई? देखिए, यमुना के 2 चरण है दिल्ली में, अप स्ट्रीम वजीराबाद, डाउन स्ट्रीम वजीराबाद। अप स्ट्रीम वजीराबाद में यमुना से लोगों को जोड़ने का काम करना है। हमने योगा डे का शानदार आयोजन वहां पर किया, हम क्रूज वहां पे लेकर आने वाले हैं, हमारा कायाकिंग, रोइंग के कार्यक्रम वहां पे शुरू हो चुके हैं। वहां पर हम एक वाटर स्पोर्ट्स का रिक्रिएशनल हब बना रहे हैं, या उस जगह तक यमुना को लोगों तक लाने के लायक है। डाउन स्ट्रीम वजीराबाद, जहां नजफगढ़ का नाला गिरता है, शादरा का नाला गिरता है, उसके बाद और बड़े बड़े नाले यमुना में गिरते हैं, वहां पर पहले सीवेज को टैप किया जा रहा है, उसको ट्रीट करने के सिस्टम बनाए जा रहे हैं, नाले के ट्रीटमेंट के सिस्टम बनाए जा रहे हैं और उससे नीचे साफ यमुना बहे और उसमें मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लो जिसकी बात की जाती है वो भी सुनिश्चित हो। स्वयं गृह मंत्री जी हर महीने इसकी मीटिंग ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी इसका रिव्यू कर रहे हैं, हमारे जल शक्ति मंत्री जी CR पाटिल जी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, राज्यपाल। अब हम ये तो नहीं, गवर्नर साहब कुछ रोकते नहीं है? कभी भी नहीं रोकते थे। जिन्हें काम नहीं करना उनके 100 बहाने चाहिए, अपना जो काम होता था वो तो हो जाते थे उनके, लेकिन जनता के काम में गवर्नर को गाली, कभी पंजाब को गाली, कभी हरियाणा को गाली, कभी सेंटर को गाली। अब गाली गलौज नहीं होती, अब आरोप प्रत्यारोप नहीं होते, अब काम होता है, उसका एनालिसिस होता है और आगे का रोड मैप बना के काम किया सर, जाता है। आप अभी बॉम्बे गए थे, हमने देखा वो तस्वीरें, हमारे कैमरे ने भी कैद की, थोड़ा बताएं, लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि कैसा वो होगा क्रूज। देखिए, यमुना में क्रूज
को शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में किसी समय मुख्यमंत्री महोदया इसको दिल्ली की जनता को सौंपेंगी। ये एक इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इसको लेकर आ रहे हैं। अत्याधुनिक मॉडल है। अप स्ट्रीम वजीराबाद, जैसा कि मैंने कहा, वहाँ पे हम क्रूज चलाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट, डीडीए और दिल्ली सरकार का मिला-जुला एमओयू हुआ था। अभी नवंबर में ये एमओयू हुआ था, और यहाँ पर हमने एक जेटी भी बनाई है। 1 घंटे की जॉय राइड, 1 घंटे का राइड होगा 1 पूरा। घंटे का जॉय राइड होगा इसमें। और ये क्लीनेस्ट पार्ट होगा जहाँ हाँ, पे ये सर। क्लीनेस्ट पार्ट है। और सबसे बड़ी बात कि हम इसको हाइब्रिड इंजन है, इलेक्ट्रिक है, जीरो पॉल्यूशन जो क्रूज है, वो मेरे ख्याल से देश में 1 या 2 जगह ही होगा, जिसको हम दिल्ली में लेके आ रहे हैं। 1 घंटे का राइड है, एक बार में 40 लोग जाएंगे, और इसका जो वेटिंग एरिया है वहाँ पर भी हम बहुत सारी रिक्रिएशनल एंटरटेनमेंट एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं। तो दिल्ली वालों को एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस अफोर्डेबल प्राइस पे मिले, इसके लिए हम संकल्पित इसका हैं। प्राइस अराउंड एस्टिमेटेड क्या रखेंगे आप? प्राइस इसका कोई बहुत ज़्यादा नहीं होगा। प्राइस जो हर दिल्ली वाला पे कर पाए इसी रेंज में रखेंगे। मोटा-मोटी अभी हमारी बात चल रही है, पर 400-500 रुपए से तो ज़्यादा इसमें इसका प्राइस प्राइवेट ना प्लेयर्स जाए। भी इन्वॉल्व हैं? इसका जो ऑपरेशन है वो प्राइवेट प्लेयर ही करेंगे। ओके। इसका सरकार इसको ऑपरेशन नहीं कर, सरकार को करना भी नहीं चाहिए, सरकार का काम नहीं है। सरकार ऐसा एनवायरनमेंट बनाए कि प्राइवेट प्लेयर अच्छा काम कर सकें, और उसी दिशा में हम लोग काम करें। बाकी जगह हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बहुत सारे नए इनिशिएटिव दिल्ली में लिए हैं। तो चलिए, अब तो बात हुई कामकाज की, अब आते हैं थोड़ा आपके पॉलिटिकल। आप बड़े विवाद आप जानबूझ के क्रिएट करते हैं, या आपसे ऐसा बोलते हैं तो विवाद बन जाते हैं? नहीं, अभी देखिए, आप बॉम्बे गए, वहाँ पे आपने क्या बुरखे पे बोल दिया, कुछ बोल दिया? नहीं, तो मैंने आप बुरके पे नहीं बोला। मैंने बुरके पे उठे सवालों का जवाब दिया। ओवैसी मियाँ ने बोला कि एक दिन बुरके वाली देश की प्रधानमंत्री बनेगी, तो मैंने खाली उनको आईना दिखाया। मैंने कहा कि बुरके वाली प्रधानमंत्री जब बनेगी जब बुरके वाली को घर से निकालोगे, और बुरके वालियों की आंखें जिस दिन खुल गई उस दिन आज ईरान देख रहा है क्या हो रहा है। और ऐसा ना हो कि बुरके वाली जाग जाएं कि उनके साथ क्या अत्याचार हो रहा है, और वैसा हुआ तो जैसे ईरान में हो रहा है वो यहाँ पर भी बट जबरदस्ती सर, बुर्का वो उनका पहनाने अपना वालों के साथ रिलीजियस होगा। प्राइवेसी है ना? नहीं, उसको उन्होंने राजनीति में थोपने की शुरुआत उन्होंने की, हमने तो नहीं की। हमने तो नहीं बोला कि तिलक वाला, चोटी वाला, दाढ़ी वाला, मूंछ वाला, धोती वाला, साड़ी वाला, घूंघट वाला पीएम बनेगी, यहाँ बने, हमने तो नहीं बोला। जिन्होंने अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को भारत के राजनीतिक नेतृत्व पर थोपने की कोशिश की, उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए, और वही हमने दिया है। आप हमेशा, मैं देखता हूँ, थोड़ा रेडिकल विचार रखते हैं, रेडिकल बात करते हैं, कई बार आप क्रिटिसाइज भी होते हैं इस चीज के लिए। ऐसा क्यों? कुछ आपका राजनीति का स्टाइल है, या आपकी ओरिजिनल थिंकिंग है? नहीं, देखिए, कई बार लोगों को सच जो है वो चुभता है, सपाट सच थोड़ा ज़्यादा चुभता है। लेकिन मेरे को, आप इसे समस्या भी कह सकते हैं और ये मेरा नेचर भी कह सकते हैं, सीधी बात, सच्ची बात। अभी तक तो ऐसी कोई रेडिकल बात बोली ही नहीं। लेकिन सच्ची बात अगर कोई सुनना नहीं चाहता और उसको सेकुलरिज्म के या तुष्टीकरण के पर्दे में, चाशनी में लपेट के सुनना चाहता है, तो वो बीमारी अभी हमें टच नहीं करके गई। सर, अभी एक और विवाद चल रहा है, आपने कोई वीडियो डाला है आतिशी का, वो कह रहे हैं डॉक्टरेट वीडियो है, और आप पे इनफैक्ट पंजाब पुलिस ने शायद कुछ कार्रवाई भी करने की बात करी है, और आप लोगों ने भी नोटिस भेजा है देखिए, FIR पे। अच्छा कि आपने ये सवाल पूछा, बड़ा गंभीर विषय है। दिल्ली की विधानसभा में उस वक्त चर्चा चल रही थी श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष जो शहादत के हुए हैं, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के, उसके ऊपर विशेष चर्चा दिल्ली विधानसभा में चल रही है। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। विशेष चर्चा जब चल रही थी, उस बीच में नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना जी खड़ी होती हैं, और वो एक बहुत ही भद्दी भाषा बोलती हैं, जिस भद्दी भाषा को उनके स्वयं के साथी गोपाल राय ने सदन में स्वीकार किया। वो भी ऑन रिकॉर्ड है, कैमरे पे बोला कि हाँ, आतिशी ने ये बोला। वो भाषा में बोलना नहीं चाहता, मीडिया में बोलने के योग्य भी नहीं है, वो भाषा उन्होंने बोली। इसके बाद जब उनका विरोध किया गया, तो वो दिन है और आज का दिन है, ना वो सदन में आई, ना वो मीडिया के सामने ने आई। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मिस्टर 420 के साथ ये मिस 9211, ये जो कॉम्बिनेशन आम आदमी पार्टी बना रही है केजरीवाल और आतिशी का, उसके ये पाप नहीं छुपा सकते। आपने जो गुरुओं का अपमान किया है, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, स्पष्टीकरण देना चाहिए था सदन में। आप सदन में तो आए नहीं, अध्यक्ष महोदय ने 3 बार बुलाया, उसके बाद आप मीडिया के सामने भी नहीं आए। आपने जाके पंजाब पुलिस में एक FIR करा दी। तो FIR से हम डर जाएंगे क्या? जेल जाने से हम डर जाएंगे क्या? ये आप डरा के सच रुकवा दोगे क्या? पंजाब पुलिस का जो स्थिति है, अपना आपकी फॉरेंसिक जांच, आपके जालंधर में हुए अपराधों की 1-1 साल तक फॉरेंसिक जांच नहीं हो रही है। आप 1 घंटे में बोल रहे हो हमने वीडियो की फॉरेंसिक जांच कर ली, और आपने कह दिया कि ये गुनहगार है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इससे डरने वाले नहीं है। अपराध बहुत बड़ा है, देश की किसी सदन में इतना भद्दी भाषा गुरुओं के समय जब चर्चा हो रही हो तब किसी ने नहीं बोली आज तक। उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, उनको सामने आके और केजरीवाल जी को बुला के माफी मंगवानी चाहिए थी। उल्टा आप भगवंत मान जी पे दबाव डाल रहे हो कि पंजाब पुलिस का दुरुपयोग करो, पंजाब पुलिस को इस्तेमाल करो। उचित नहीं है, अनुचित है। और ऊपर वाला भी तो देख रहा है, ईश्वर भी तो देख रहा है कि आप ये क्या पाप कर रहे हो।
अभी दिल्ली विधानसभा ने बुलाया, प्रिविलेज कमेटी ने बुलाया, आतिशी जी को आना चाहिए प्रिविलेज कमेटी के सामने, क्यों नहीं आ रही हैं? जिसके मन में चोर है वही तो भागेगा, फरार होगा, सामने आने से डरेगा। मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, पहले दिन से मीडिया के सामने हूँ। और दिल्ली के विधानसभा अध्यक्ष ने विधानसभा के पटल पर पूरा वीडियो का वर्बेटिम पढ़ के सुनाया है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, सबने बोला कि हाँ यही बोला है। लेकिन जब वो ट्वीट पे आता है तो आप सोचते हो कि यहाँ से पुलिस भेज दो, वहां से एफआईआर कर दो, इसको जेल का डर दिखा दो, इसको कैद का डर दिखा दो। हम डरने वाले नहीं है। ये लड़ाई बहुत सिंपल है, ये सिद्धांत की लड़ाई है, गुरुओं के सम्मान की लड़ाई है, और इस विषय पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर आप लोगों ने कई इलेक्शंस के दौरान प्लैंक उठाए, शीश महल ये वो, लेकिन अब तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं करता, और आप उसका कर क्या रहे हैं? नहीं देखिए, चर्चा ना कैसे उस नहीं पर है, कोई उसकी इंक्वायरी हो रही है। सीएजी रिपोर्ट हम विधानसभा में टेबल कर रहे हैं। इस सत्र में विपक्ष ने सदन चलने ही नहीं दिया, वरना इस सत्र में ही हम सीएजी रिपोर्ट लेके आ रहे थे, और अगले सत्र में हम शीश महल की सीएजी रिपोर्ट टेबल कर रहे हैं। तो इंक्वायरी होने के बाद ही सीएजी रिपोर्ट है, और सीएजी रिपोर्ट के बाद विजिलेंस सीएजी जांच रिपोर्ट की इंक्वायरी से कि तो उसमें क्या- मतलब वित्तीय अनियमितताओं के ऊपर सीएजी रिपोर्ट आ चुकी है। अब इसमें जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई, कौन लोग इस भ्रष्टाचार में शामिल थे, किन किन अफसरों ने, किन नेताओं ने जबरदस्ती ये 9 करोड़ के 9.5 करोड़ के आपने टेंडर करा के ये 250-300 करोड़ रुपए का जो बिल्डिंग खड़ा किया है, और वो अब विजिलेंस में आ जाएगा सीएजी रिपोर्ट टेबल होने के तुरंत बाद। मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति ये कहता था कि मैं एक कमरे के घर में रहूंगा, सीएजी बनाने, शीश महल बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई उसको? ऐसी क्या आवश्यकता आ गई कि आपको एक शीश महल बनाना पड़ा? मुख्यमंत्री महोदय तो नहीं गई उसमें रहने के लिए, उन्होंने कहा मैं नहीं रह सकती इतने बड़े घर में। ये दिल्ली की जनता के पैसों का दुरुपयोग है। और वो तो कहते हैं आपने भी बड़ा शानदार घर बनाया। कैमरों के लिए खुला है पहले दिन, शीश महल में कोई कैमरा नहीं गया। शीश महल तो आज आप तक अभी दिखाइए ना लोगों को, अभी तो दिखाया नहीं किसी ने पहले अंदर दिन ही से। पूरा दिखाया, मैंने खुद दिखाया है। एक एक पर्दा, एक एक कुर्सी, एक एक टेबल मैंने खुद दिखाया है, सारे मीडिया को नहीं दिखाया है। नहीं, शीश महल नहीं, जिसको लेके शीश महल जिसको लेके विवाद था, वो किसी ने अभी तक खोल के देखा नहीं कि देखिए, सीएजी रिपोर्ट टेबल होने के बाद कोई ये ना बोले कि ये तो इन्होंने कुछ चेंज कर दिया, ये कर दिया। हमने टच ही नहीं किया। हम पूरा मीडिया को लेके जाएंगे, एक साथ दिखाएंगे, जिस दिन दिखाने का निर्णय लेंगे। सीएजी रिपोर्ट ऑफिशियल एक बार टेबल हो जाए, सीएजी रिपोर्ट में जो लिखा है वो जनता के सामने आ जाए, ऑफिशियल दिखाएंगे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन शीश महल लोगों ने देख लिया, उस दिन अरविंद केजरीवाल को पंजाब में भी रहने की जगह नहीं मिलेगी। पैरों के नीचे से जमीन खिसकने वाली है लोगों की। इस प्रकार दिल्ली की जनता के पैसों का ऐसा दुरुपयोग किया गया है, उसके और भी शब्द जो मैं ऑन रिकॉर्ड कहना नहीं चाहता, लेकिन ये मर्यादाहीन दुरुपयोग था जिस प्रकार से शीश महल बनाया गया है। सर अब एक आखिरी सवाल पूछता हूँ खत्म करने से। आपको जब आप कैंपेन कर रहे थे लग रहा था कि क्या बीजेपी जीत सकती है? क्योंकि आपकी जड़ें बहुत मजबूत थी और बहुत कॉन्फिडेंस था, उन्होंने कहा था दिल्ली में तो हमें रह ही नहीं सकता। तो देखिए, क्या टर्निंग पॉइंट क्या था और कैसे जीत हुई, थोड़ा सा शॉर्टली अगर आप बता सकें। देखिए, मैं आपको तो उनकी जड़ें मजबूत नहीं थी, उनका झूठ बड़ा था, और डेफिनेटली हम लोग जनता के बीच में थे तब। लेकिन मैं टर्निंग पॉइंट आपको बताता हूँ, इस चुनाव का बड़ा क्लियर टर्निंग पॉइंट था जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी जनसभा में ये दिल्ली की जनता को आह्वान किया कि आप मुझे एक मौका दो दिल्ली की सेवा करने का। उससे एक दिन पहले का पब्लिक रिस्पांस और उसके अगले दिन का पब्लिक रिस्पांस, जमीन आसमान का अंतर था। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का वो आह्वान दिल्ली की जनता के दिलों तक पहुंचा, और दिल्ली ने निर्णायक जनादेश जो दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिया है, और उन्हीं के दिए संकल्पों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही तो है। ये विक्ट्री बेसिकली प्राइम मिनिस्टर को एट्रीब्यूट होती है। डेफिनेटली इसमें हमने तो क्योंकि जमीन में वो कैंपेन की एनर्जी चेंज होते हुए देखी है, एक दिन पहले और ठीक अगले दिन की एनर्जी को, ग्राउंड रियलिटी को बदलते हुए देखा उस अपील के बाद। और मेरे ख्याल से हर एक उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहा था, उसने उस परिवर्तन को, उस दिन को, उस बयान के महत्व को महसूस किया कि हाउ दिल्ली एनर्जी शिफ्टेड आफ्टर दैट अपील, एंड द पीपल ऑफ दिल्ली डिसाइडेड दैट दे हैव टू, उनका फेथ पहले से था और उसी के लिए वो वोट पड़ा है। चलिए सर, इसको समाप्त करते हैं। एक बस सवाल मेरा रह गया था, थोड़ा सा आरोप ये भी है कि आप लोग ना बहुत ज्यादा शोशाबाजी ज्यादा कर रहे हैं, जैसे सी ड्रेन की बात कर रहे हैं। आपने कहा यमुना का तट वो साफ हो गया, उसमें हालांकि दूसरा ड्रेन लगा दिया गया गंगा के पानी का। तो ये चीजें थोड़ी लगता नहीं आपको थोड़ी हिट बैक कर रही हैं, नवीन जी, मैं थोड़ी सी आपको पुश बैक कर रही हैं चीजों मैं को? आपको दोनों चीजें बताता हूँ पहले, उसके बाद जो लार्जर क्वेश्चन उसका जवाब देता हूँ। छठ पूजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आप 7 साल बिल्कुल से हो यमुना पे छठ पूजा नहीं हुई थी, 7 साल से। 6 महीने में यमुना जी की सफाई नहीं होगी, लेकिन 6 महीने में साफ पानी में छठ पूजा हो, ये हमने सुनिश्चित किया, चाहे उसके लिए हमें कोई भी अरेंजमेंट करना पड़े। जो लाखों करोड़ों छठ पूजा के साधक है, आराधक है छठी मैया के, वो यमुना तट पे आना चाहते थे, आप जेल भेज रहे थे। दिल्ली पे पिछले साल यमुना किनारे बोर्ड लगा था कि जो छठ पूजा मनाने आएगा उसे जेल भेज दिया जाएगा।
और आज बोर्ड लगा था कि आपका स्वागत है, आप उसका वो आम आदमी पार्टी इस पे कह रही है आपने पानी यहाँ से लाए वहां से लाए, कहीं से भी लाए, छठ पूजा यमुना में कराई हमने और साफ पानी में कराई, एक बूंद बट पानी झाग गंगा का था हमने, ना वो तो। पानी किसी का भी आया, पानी यमुना का ही था, कोई गंगा का पानी नहीं था, केवल हमने बैरिकेड लगाया था कि नाले का पानी मिक्स ना हो, जो कि 11 साल से इनकी सरकार मिक्स कर रही थी। और छठ पूजा पे एक बूंद झाग नहीं आया, आपकी बार क्यों नहीं आया? जो हर साल आता था छठ पूजा पे झाग क्यों नहीं आया? किसी ने तो मेहनत की होगी ना, किसी ने इंश्योर किया होगा ना, किसी ने तो 24 घंटे काम किया होगा ना, जिसने ये सुनिश्चित किया। हम लोगों ने जो 13, 14, 15 घाट बनाए, यमुना नदी के तट पर बनाए, पिछले 7 साल से क्यों नहीं बन पाए थे? क्या आपकी सरकार इतना छोटा काम नहीं कर सकती थी छठ पूजा करने वालों के लिए? और आज जब हो रहा है तो आप उसकी मौकरी कर रहे हो, किसकी मौकरी कर रहे हो? आरोप सर ये भी है कि पटाखे जलने दिए तो पॉल्यूशन, अब इससे हालत और बुरी हो गई। आज तक क्या ये गाजा में इतने बम पड़ रहे हैं, गाजा का क्या AQI है? क्या ये कोई साइंटिफिक आर्गुमेंट है? IIT की रिपोर्ट देख लीजिए, पॉल्यूशन किसके कारण होता है। मेरे को लगता है पॉल्यूशन पे साइंटिफिक बात होनी चाहिए। दिवाली के पटाखों से कितना पॉल्यूशन होता है और बाकी पॉल्यूशन के क्या इंडिकेटर है, वो वैज्ञानिकों की रिपोर्टों में लिखा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को केवल दिवाली का पटाखा चुभता है, शबे रात का नहीं चुभता है, न्यू ईयर का नहीं चुभता है, अपनी खुद की बारात का नहीं चुभता है, लेकिन दिवाली का पटाखा चुभता है। तो जिनको चुभता है उनके आंसू पोंछने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। लेकिन आपने बोला आर्टिफिशियल रेन, प्रयास तो किया ना सरकार ने, एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसको दिल्ली में हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने की, और डेफिनेटली जब एक्सपेरिमेंट होगा तो सफल भी होगा, असफल भी होगा। मैं तो सलाम करता हूं सिरसा साहब को कि उन्होंने रिस्क लिया आगे बढ़कर और एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने शुरुआती कार्यकाल के शुरुआती दिनों में एक्सपेरिमेंट करने का साहस कौन कर सकता था? आप 11 साल नहीं कर पाई पिछली सरकार। डेफिनेटली हम सफल भी होंगे, असफल भी होंगे, लेकिन दिल्ली को बदल के रहेंगे, तस्वीर बदल के रहेंगे, समस्याओं को निपटा के रहेंगे, और समस्याओं का जिन्होंने 11 साल बढ़ावा दिया है उनको दिल्ली की जनता निपटा के रहेगी। ये इस बार ये तमाशे वाली आरोप प्रत्यारोप, गाली गलौज, झूठे आरोप, ये दिल्ली अब ज्यादा, ये ग्लोबल कैपिटल सिटी के रूप में, भारत की राष्ट्रीय राजधानी के रूप में एक मॉडर्न शहर बने, उसके लिए हम संकल्पित हैं। और यहाँ की राजनीति भी उतनी गंभीर होनी चाहिए। मुझे लगता है जो झूठ बोल बोल के हारे हैं, वो हारने के बाद भी अगर झूठ बोलेंगे तो दोबारा कभी उनकी वापसी नहीं होगी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। धन्यवाद।